चलो स्टार्ट करें फ्रिक्शन। सबसे पहले बच्चों फ्रिक्शन के बारे में मैंने कुछ चीजें तो आपको पहले भी समझा दी थी। क्या कि बच्चों सबसे पहले फ्रिक्शन क्या होता है? नॉन कांटेक्ट फोर्स था। नॉन कांटेक्ट था, फिर सर कांटेक्ट फोर्स था। कांटेक्ट फोर्स था। यही चेक कर रहा था, सो रहे हो कि जग रहे हो? कांटेक्ट फोर्स। और बच्चों फ्रिक्शन अप्लाई कब होता है? कब होता है फ्रिक्शन अप्लाई? तो बच्चों देखो, सबसे पहले इसके लिए जरूरी चीज क्या है कि कोई भी दो बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में आए और दूसरा एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर मूव कर रही हो। जैसे कि एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूं आप लोगों को। ये मान लेते हैं ग्राउंड है बच्चों, और इस ग्राउंड पर एक बॉक्स रखा है, और इस बॉक्स को कोई पुश कर रहा है आगे की तरफ। ठीक है, आगे की तरफ पुश कर रहे हैं इसे। तो बच्चों ये आगे की तरफ पुश कर रहे हैं, तो कोई तो है इसे जो रोक रहा है ना? कोई तो रोक रहा है इसे, वरना तो ये अगर मैं इसे हल्का सा करता और ये आगे चला जाता। कोई रोक रहा है ना इसे। तो इसे कौन रोक रहा है? तो बच्चों इसे अपोजिट डायरेक्शन में एक और फोर्स लग रहा है। कहां लग रहा है? अपोजिट टू द मोशन। अपोजिट टू द मोशन। और ये फोर्स क्या कर रहा है? इसे रोकने की कोशिश कर रहा है। इसी फोर्स को क्या नाम देते हैं अपन? फ्रिक्शन। क्या ये बात समझ आई सबको? क्या कहा मैंने? कोई एक यस सर। कोई एक फोर्स था जो इसे रोकने की कोशिश कर रहा था, और वो फोर्स कहाँ अप्लाई हो रहा है? ऑलवेज अपोजिट टू द मोशन। ठीक है, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई होगा जो इसे रोकने की कोशिश करेगा। ठीक है, इतनी बात समझ आई? पर क्यों? चलो तो इसको समझने के लिए कुछ छोटी छोटी एक्टिविटीज करेंगे, फिर देखते हैं। ठीक है, अगर ये नोट करना, पहले इतना सा नोट करो, फिर बात करते हैं। क्लियर यहाँ तक? लिख लिया? ये चल, अब बच्चों एक क्वेश्चन है मेरा छोटा सा आप लोगों से। मैं आप लोगों को तीन सरफेसेस देना चाहता हूं। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, और बच्चों तीनों सरफेसेस पे एक ब्लॉक रख दिया मैंने, सेम मास है दोनों का, मतलब सब में सेम मास है, सेम वेट है। ठीक है ना? सेम वेट सेम साइज। अब बच्चों इन तीनों ब्लॉक को मुझे आगे की तरफ धक्का देना है। ठीक है, अब बताओ सबसे ज्यादा इजी कहां पर रहेगा धक्का देना? मैं नाम देता हूं ए, बी एंड सी, और सबसे ज्यादा डिफिकल्ट बी। सी में क्या होगा? आपको पता है ज्यादा डिफिकल्ट सी में रहेगा। पता है क्यों? देखो, ए में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है, एक फोर्स लगाया और हमने इसको आगे कर दिया। ठीक है, इस वाले में जो फोर्स लगाओगे वही फोर्स कंटिन्यू ऊपर चढ़ने तक लगाना पड़ेगा, है ना? बी में, बट
सी में जब अपन को इसको ऊपर चढ़ाना है तो बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा ऊपर तक लाने में, और ऊपर लाके एक बार छोड़ दो नीचे आ जाएगा तुरंत, खुद ही नीचे आ जाएगा। लेकिन यहाँ तक चढ़ाने में तो बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा ना। देखो इसका स्लोप ज्यादा है, इसका स्लोप कम है। स्टार्टिंग में तो इसका स्लोप ज्यादा है ना, इसलिए यहाँ तक चढ़ाने के लिए मुझे इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ से जैसे छोड़ देंगे यूं ही आ जाएगा खुद ही, हमें कोई फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा। तो ये बात समझ आई, ये एक्टिविटी क्या हो रहा है, पक्का। तो एक बार ये एक्टिविटी और अगर देख लो किसी को समझ नहीं आई हो तो, क्योंकि इसी से फ्रिक्शन निकल के बाहर आने वाला है। ठीक है, केस सी समझ आया सबको, पक्का। चलो, अब आप जानते हो बच्चों दुनिया में जितनी भी आपको प्लेन सरफेस बताई जाती है, रियल में कोई भी सरफेस प्लेन होती ही नहीं है, होती ही नहीं है। क्योंकि एक बात बताओ, दुनिया में सारी चीजें एटम से बनी होगी, एटम वगैरह जानते हो ना आप लोग थोड़ा बहुत, सारी चीजें एटम से बनी होगी। और एटम बच्चों कैसे शेप का होता है, स्फेरिकल शेप का होता है। तो आप जिसे भी प्लेन सरफेस समझते हो रियल में तो कुछ ऐसा होगा। क्योंकि ये एटम से ही तो बना है, प्लेन कैसे हो सकता है, एटम थोड़ी चपटे हो जाएंगे, एटम तो ऐसे ही रहेंगे। और इसके ऊपर जो दूसरी बॉडी मूव कर रही है वो भी तो एटम से ही बनी होगी बच्चों, हाँ या ना। यानी कि जो आपको आंख, ये अपन देख रहे हैं माइक्रोस्कोप से, अगर आप आंखों से देखोगे तो इसे आपको ऐसा दिखेगा ये इजीली, आपको माइक्रोस्कोप से देखने को मिलेगा ऐसा, वरना ये ऐसा लगता है हमें देखने में, हमें देखने में लगता है ऐसा है ये। ठीक है, बट रियलिटी में तो ऐसा होता है। ये बात भी समझ आई। तो बच्चों अब बताओ मुझे, क्या ये केस सी जैसा दिख रहा है आपको, केस सी में भी तो यही होता था, यही तो चीज हो रही थी केस सी में भी। तो बेटा इसी वजह से क्या होता है, हर बॉडी में एक फ्रिक्शन लगता है जो इसको अपोजिट डायरेक्शन में पीछे की तरफ पुश करता है। ये क्यों हुआ, क्योंकि सारे सरफेसेस स्फेरिकल शेप में थे। तो बताओ फ्रिक्शन फोर्स क्यों आया बच्चों, ड्यू टू नेचर ऑफ स्लाइडिंग मटेरियल, स्लाइडिंग मटेरियल का नेचर है ना, उसकी वजह से तो हो रहा है। तो क्या मैं ये लिख दूं कि फ्रिक्शन फोर्स क्यों आया, ड्यू टू नेचर ऑफ स्लाइडिंग मटेरियल। अब बच्चों मैंने ये बात क्यों कही, स्लाइडिंग मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है। तो देखो ऐसा क्यों, क्योंकि दुनिया में हर ऑब्जेक्ट के एटम्स अलग अलग होते हैं, है ना। किसी का एटम बड़ा होता है साइज में, किसी का छोटा होता है, किसी का पास होता है, किसी का दूर होता है। तो इसी वजह से बच्चों सब में फ्रिक्शन भी कम ज्यादा हो सकते हैं, है ना। और ये किस पे डिपेंड करेगा, मटेरियल पे। जैसे मैं आपको बोलूं बच्चों केले के छिलके पे स्लाइड करके बताओ क्या होगा, क्यों गिर जाओगे, क्योंकि उसके एटम स्लिपरी नहीं, उसके एटम्स पास पास हैं, तो आप उस पर इजीली स्लाइड कर जाओगे। ठीक है, बट वही अगर मैं बोलूं कि मैंने यहाँ पर बहुत सारा वो रोड वाला मटेरियल, जो आपके रोड पे कंक्रीट होता है ना, उस पे बोलूं स्लाइड करने के लिए, कर सकते हो, नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि वहां पर देखो मॉलिक्यूल्स बड़े बड़े एटम्स बहुत दूर दूर हैं। ये बात सबको समझ आई कि नहीं आई। तो इसीलिए किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ स्लाइडिंग मटेरियल। क्या इतनी बात सबको क्लियर है। चलो अब इसको फर्स्ट टॉपिक को बुक में से रीड करो, पहले इसको लिख लो फिर बुक में से रीड करो। और बच्चों ये स्फेयर्स क्या है, ये तो ये एटम्स है ना।
पढ़ लिया, आगे चलें। तो बच्चों मुझे फटाफट सोच के बताओ, क्या फ्रिक्शन फोर्स हमारे लिए अच्छा है या बुरा है? अच्छा है। सर अच्छा है। अच्छा ये बताओ, अच्छे के साइड कितने लोग हैं और बुरे के साइड? अच्छा, बुरे के साइड भी हैं लोग। बहुत से बच्चे तो किसी भी तरफ नहीं है। क्यों? क्यों बेटा, ऐसा क्यों? देखो अब रुक जाओ, मैं बताता हूँ। बच्चों देखो, फ्रिक्शन ना तो अच्छा है ना बुरा है। जैसे कि आपको समझाता हूँ। मान लेते मैं यहाँ से एक बच्चे को बोलता हूँ बेटा भागो भागो, जोर से भागो। वो आराम से भाग रहा था, अचानक से उसके पैरों के पास मैंने केले का छिलका फेंक दिया, क्या होगा? गिर जाएगा। क्यों गिर गया वो? क्योंकि वहां पर मैंने फ्रिक्शन कम कर दिया, और फ्रिक्शन कम कर दिया तो क्या होने वाला है? वो गिरेगा, लेकिन न पीछे नहीं जाएगा। ऐसा नहीं होता है। तो क्या होगा बेटा, केले के छिलके पैर पड़ गया तो फ्रिक्शन की ना होने की वजह से वो गिर गया, मतलब फ्रिक्शन की एब्सेंस भी आपके लिए अच्छी नहीं है। बट बच्चों, अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको एक अर्थ पे एक बॉडी रखी थी, इसको स्लाइड करना था ऐसे, और आपने खूब ताकत लगाई लेकिन नहीं कर पाए स्लाइड, तो ये तो फ्रिक्शन ज्यादा होने की वजह से प्रॉब्लम हो गई, है ना? कि हम बॉडी को स्लाइड नहीं कर पा रहे, तो फ्रिक्शन के ड्रॉबैक्स भी हैं, है ना? तो बच्चों देखो, फ्रिक्शन का फायदा भी है, नुकसान भी है, दोनों चीजें हैं। फायदा क्या है कि फ्रिक्शन आपको सबसे बड़ी चीज चलने में हेल्प करता है। अगर हमारे अर्थ पे फ्रिक्शन में बहुत कम कर दूं तो आप चल ही नहीं पाओगे, जैसे ही चलोगे वैसे ही गिर जाओगे और आगे के दांत टूट जाएंगे। ठीक है? तो फ्रिक्शन हमारी हेल्प करता है चलने में। बट अब जैसे फैन चला रहा हूँ मैं, तो बच्चों फैन चल रहा है तो ये भी किसी बॉडी पे स्लाइड तो कर रहा है, और स्लाइड कर रहा है तो फ्रिक्शन की वजह से हमारी एनर्जी लॉस भी तो हो रही है। हाँ या ना? एनर्जी का लॉस होता है ना फ्रिक्शन के कारण। तो इसको कम कैसे कर सकते हैं? फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी लॉस हो रहा है तो इसको कम कैसे करें? सरफेस को स्मूथ करें कैसे? तो बच्चों देखो, इसको स्मूथ करने का बहुत सिंपल सा तरीका होता है। हम लोग क्या करते हैं बीच में बच्चों, एक चीज डाल देते हैं, ये ऑयल जैसी चीज होती है। ऑयल में भी डाल सकते हैं, सॉलिड फॉर्म में भी होता है, सारे फॉर्म्स होते हैं। इसको बोला जाता है लुब्रिकेशन। ठीक है? लुब्रिकेशन या लुब्रिकेटिंग ऑयल बोल दो। ये लुब्रिकेशन क्या होता है, तो जनरली आप सब साइकिल चलाते हो, साइकिल की चेन में डालते हैं ऑयल, वो यही तो होता है लुब्रिकेशन ऑयल। हाँ, वो इसीलिए होता है ताकि एक दूसरी बॉडी को घिसना बंद कर दे। और उसमें ग्रीस भी लगती है, सॉलिड, सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है। बिल्कुल, तो वो भी लगाया जाता है फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए। तो व्हाट इज द यूज ऑफ लुब्रिकेशन? रिड्यूस द फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन को क्यों रिड्यूस किया हमने? क्योंकि हमें एनर्जी लॉस कम करना था। ठीक है? तो क्या आपने जूतों के नीचे भी लुब्रिकेशन करना चाहिए हमें? क्यों? फिर हम गिर जाएंगे। तो हमें लुब्रिकेशन सिर्फ वहां करना है जहां हमारी एनर्जी लॉस हो रही हो, जहां हमारे लिए बेनिफिट हो, वहां पर बिल्कुल होता है लुब्रिकेशन। उसमें बीच में बेयरिंग्स होती है उसके, उसमें लुब्रिकेशन किया जाता है, ऑयल डाला जाता है। ठीक है? तो जहां पर हमें दो स्लाइडिंग बॉडी के बीच में फ्रिक्शन रिड्यूस करना हो तो हम क्या यूज करते हैं? लुब्रिकेशन। क्लियर है ये बात? तो बच्चों ये चैप्टर इतना ही बड़ा है। आप सोचो कि ये चैप्टर पूरा हो गया। अब इसमें बस थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी सी कहानियां और बतानी है मुझे, फिर बात खत्म हो जाएगी। हाँ हाँ, बस वही छोटी छोटी सी बातें अभी बता रहे हैं बेटा, अभी बता रहे हैं। देखो, सबसे पहले क्या बच्चों, ये फ्रिक्शन सिर्फ सॉलिड में ही लगता है? लिक्विड में लगता है फ्रिक्शन? तो बच्चों लिक्विड में भी लगता है फ्रिक्शन। जैसे मान लो बच्चों, यहाँ पर मैं दो टैंकी हटा दूं सारा, मैं दो टैंक लेता हूँ बच्चों। एक टैंक में भर देते हैं पानी, वाटर, और दूसरे टैंक में भर देते हैं मस्टर्ड ऑयल या फिर हनी। ठीक?
तो एक टैंक में है बच्चों वाटर और दूसरे टैंक में बच्चों मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल। ठीक है। अब बच्चों मैंने दोनों में कहा आपको एक बार ऐसे करके हाथ घुमा के बताओ मुझे, इसके अंदर डुबा के। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? तो, तो मतलब आपको इसके अंदर कोई रोक रहा है? वैसे तो आप जैसे इसके अंदर कोई रोक रहा है ना आपको, इसमें ज्यादा रोक रहा है, तो कौन रोक रहा होगा? फ्रिक्शन। लेकिन लिक्विड में लगने वाले फ्रिक्शन का नाम कुछ और होता है, पर अभी आप लोग फ्रिक्शन ही समझ लो। ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, बस ये समझ लो ये रेयर और ये डेंसर होता है। ठीक है। डेंसर मतलब इसके मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं, और पास पास मॉलिक्यूल्स होने की वजह से ये आपके हाथ को रोकता है। तो क्या रोक रहा है आपको यहाँ पर? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन, हाँ, नहीं, रोड पे बेटा वो बड़े बड़े पार्टिकल्स, हाँ, ठीक है। देखो रोड पे बेटा हम लोग फ्रिक्शन रिड्यूस नहीं कर रहे हैं, रोड पे हम लोगों ने फ्रिक्शन बढ़ाया है। और देखो कैसे बढ़ाया है। आपके शूज के नीचे आपने कभी ध्यान से देखा होगा तो ऐसे नॉब्स बने हुए होते हैं। क्यों बने हुए होते हैं ये? ऐसे ऐसे बना रखा होता है, क्यों बना रखा होता है? डिजाइन होता है, ये डिजाइन होती है। ये डिजाइन नहीं होती बच्चों, ये आपको ग्रिपिंग देने के लिए होती है। क्योंकि देखो जैसे बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे ना, जैसे बड़े बड़े बनाएंगे अपन, पार्टिकल्स का साइज बड़ा होना और गैप बड़ा होना दोनों में डिफरेंस है। पार्टिकल्स का साइज जितना बड़ा है उस हिसाब से क्या होगा, रोड पे जो दूसरा पार्टिकल है वो इसके बीच में लॉक हो जाएगा। और अगर ये लॉक हो जाएगा तो क्या ये उसको अपने ऊपर स्लाइड करने देगा? अगर ये स्लाइड करने ही नहीं देगा तो फ्रिक्शन फोर्स क्या हमें गिरा पाएगा? नहीं गिरा पाएगा। मतलब फ्रिक्शन हम पे बहुत ज्यादा लग रहा है इस टाइम पे, और इस वजह से हम नहीं गिर पाएंगे। अब समझ गए? अब अगर फ्रिक्शन कम है तो गिर जाओगे। मैंने अभी तो बताया सड़क पे भाग रहे हो और मैंने केले का छिलका डाल दिया तो बिल्कुल, मार्बल के सरफेस पर तो पानी डाल दो तो भी गिर जाओगे। ठीक है, क्लियर? अब बेटा इसमें जो बात कर रहे हो आप, तो आप क्या कह रहे हो? मॉलिक्यूल्स पास पास है। बेटा मॉलिक्यूल्स के पास होने से एक प्रॉब्लम और हो गई यहाँ पर, ये भी समझो कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे इतने से एरिया में, इतने से एरिया में बहुत सारे हो जाएंगे अगर पास पास हैं। और यहाँ पर इतने से एरिया में दूर दूर हैं तो मॉलिक्यूल्स तो कम है ना। फ्रिक्शन किसकी वजह से लग रहा था? मॉलिक्यूल के ऊपर स्लाइड करने से। तो बताओ यहाँ पर ज्यादा मॉलिक्यूल है कि यहाँ पर ज्यादा मॉलिक्यूल है? तो फ्रिक्शन कहाँ ज्यादा लगना चाहिए? समझ आ गया? कितना इजी सा है। आप सड़क पे वॉक कर रहे हो, उसके अंदर फ्लोट नहीं कर रहे हो सड़क में, यहाँ पर ये फ्लोटिंग की बात हो रही है। तो यहाँ पर पार्टिकल्स आपसे ज्यादा टकराएंगे, ज्यादा टकराएंगे तो ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा। वैसे इसका नाम जो है बच्चों वो बोला जाता है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी, ठीक है, विस्कोसिटी बोलते हैं बच्चों इसे। लेकिन अगर आप लोगों को नहीं भी पता नाम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको फ्रिक्शन ही बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। जितने ज्यादा मॉलिक्यूल से आप टकराओगे, होने से मतलब नहीं, सड़क पे तो बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं पर आप सबसे थोड़ी टकराते हुए जाते हो। आप अपने चुनिंदा पसंद वाले, ये वाला अच्छा है इस पे पैर रखते हैं, ऐसा करते हो ना। तो वैसे ही होता है बेटा, आप कितनों से टकराते हो इससे डिपेंड करता है। ठीक है। और वैसे भी बेटा एक चीज और सोचो, सॉलिड और लिक्विड में मॉलिक्यूल्स किस में ज्यादा पास होते हैं? फिर लिक्विड में, फिर गैस में। तो क्या इसका मतलब गैस में भी फ्रिक्शन लगता है? तो बेटा अपन तो चल रहे हैं यहाँ पर, मुझे तो नहीं लग रहा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन है यहाँ पर भी। और सोचो ये फ्रिक्शन आपको भी फील होता है जब बहुत तेज आंधी चल रही है और आप खड़े हो जाओ सामने। हाँ, हवा खींच रही है, इसे बोलते हैं एयर ड्रैग। तो वो भी फ्रिक्शन की वजह से आता है। आप जानते हो अगर किसी चीज को, जैसे मान लो ये हमारी धरती माता है, ठीक है, अर्थ है, और यहां से ऊपर बच्चों अगर मैं 11.2
किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से किसी को उठा के ऊपर फेंक दूं तो वापस वो अर्थ पे आएगा ही नहीं, अर्थ की ग्रेविटी से बाहर चला जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम है, आज तक सोचो एक भी रॉकेट हम लोगों ने इस स्पीड से लॉन्च नहीं किया, क्योंकि एयर के अंदर इतना ही, वो तो हमको बाहर ही भेजना ही था। लेकिन बेटा इतनी स्पीड से अगर हमने लॉन्च कर दिया ना, इतना ज्यादा फ्रिक्शन होता है कि उसके जो बाहर मेटल लगा होता है ना, वो मेटल ही पिघल जाता है, इतना फ्रिक्शन होता है। क्या बेटा आप कितना भी कर लो, आप सोच, आप जानते हो आपको ये जो आपका एटमॉस्फेयर है, ये आपको कितनी प्रॉब्लम से बचाता है? पहले ये समझ लो, फिर आपको प्रॉब्लम्स बताऊंगा। आपका एटमॉस्फेयर कितनी प्रॉब्लम से बचा रहा है आपको। एस्टेरॉइड्स जो अर्थ पे आते हैं, उनसे हमें एटमॉस्फेयर ही तो बचाता है, एयर फ्रिक्शन। वो बहुत बड़े बड़े साइज के एस्टेरॉइड्स होते हैं, और जैसे हमारे इसमें एनवायरनमेंट में एंटर करते हैं, एयर से इतना फ्रिक्शन लगता है, वो सारा का सारा हवा में पिघल जाता है, हवा में एयर बन के आग लग जाती है उनमें, हवा में ही वो गायब होने लग जाता है, और अर्थ पे आते थे इत्तू सा बचते हैं। वो हिमालय से बड़े बड़े साइज के होते हैं, और अर्थ पे आते थे इत्तू से बच के गिरते हैं। खूब देखा है, खूब खूब। तुम देखते हो जनरली, टूटता हुआ तारा दिखता है तुम्हें, क्या होता है वो? और क्या, तारा कभी टूटता है क्या? क्या बेटा, एस्ट्रॉइड एक साथ सारे नहीं आते, कभी कभार आते रहते हैं, दिन में एक आध आते ही रहते हैं। और क्या, लेकिन वो आते आते ज्यादातर 95% तो हवा में खत्म हो जाते हैं, अर्थ तक पहुंच ही नहीं पाते। 95%। बहुत रेयर ही कोई अर्थ पे आ पाता है। और एक बार तो बहुत बड़े साइज का अर्थ पे आके गिर गया था, उसने पता है क्या किया था? सारे डायनासोर को खत्म कर दिया था। एक बार एक बहुत बड़ा एस्टेरॉइड आके अर्थ पे गिर गया था ना, जिसकी वजह से सारे डायनासोर खत्म हो गए थे। तो क्या आप लोग ये मानते हो कि एयर में भी फ्रिक्शन होता है? बिल्कुल होता है। तो क्या फ्रिक्शन सब जगह लग रहा है? एयर में भी, वाटर लिक्विड में भी, और सॉलिड में भी, मतलब सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में फ्रिक्शन होता है। तो सिंपल सी बात, फ्रिक्शन किसकी वजह से हो रहा है? एटम्स का, एटम्स के ऊपर स्लाइड की वजह से, ठीक है ना? तो वो तो एयर में भी प्रेजेंट है एटम, पूछ लो कुछ, पूछो। लिक्विड में भी प्रेजेंट है और गैस में भी प्रेजेंट है, ठीक है? आ गई बात समझ में यहाँ तक? चलो आगे चलेंगे अब। तो चलो आज एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ आप लोगों को, पहले इसको हटा देता हूँ। हाँ बिल्कुल, तो इसलिए उसको स्पीड कम करके लाते हैं। आपने इसलिए तो रॉकेट को देखा होगा, रॉकेट को कभी एक साथ लॉन्च करते हैं क्या? ऐसा होता है सीधे एक साथ उड़ गया हो? आपने देखा होगा रॉकेट उड़ता है, कभी लॉन्चिंग देखी हो आपने? उड़ता है, फिर उसमें से एक पार्टिकल हटता है, फिर ऊपर जाता है, फिर हटता है, फिर जाता है, फिर हटता है। तो उसको अलग अलग फेज में अलग अलग स्पीड से भेजते हैं हम लोग। जबकि इसी स्पीड से भेज देंगे तो सारा हवा में पिघल के खत्म हो जाएगा, इसलिए हम लोग इतनी ज्यादा स्पीड से नहीं भेज सकते। आप सोचो ये कितनी स्पीड है, आप इसको ये समझो ये कितनी ज्यादा स्पीड है। 11200 मीटर पर सेकेंड, इतनी स्पीड है। जबकि आपकी गाड़ी अगर 120 पे भी चलती है ना, 120 मीटर पर सेकेंड, तो आपको आंखों से सड़क नहीं दिखती, आपको बहुत तेज हवा लगती है, बहुत ज्यादा तेज हवा लगती है आंखों पे, ठीक है? तो सोचो ये तो कितनी ज्यादा स्पीड है। तो ये इतनी ज्यादा स्पीड होती है कि इतनी तेज पार्टिकल्स टकराते हैं, चिंगारियां निकलते हुए आग लग जाती है, पिघल जाते हैं मटेरियल, ठीक है? आ गई बात समझ में? पक्का? चलो आधे तलते हैं। तो बच्चों हमारे बीच में एक बच्चा है ध्रुव, ठीक है? तो इसका पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता इसका, ठीक है? तो ये बिल्कुल कोचिंग आना नहीं चाहता। तो बेटा मैं गया इसके घर पे और मैं इसको पकड़ के लाना चाहता था। तो मेरे पास दो ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन था इसके पैर पकड़ूं और इसको ऐसे घसीट के लेके आ जाऊं। दूसरा ऑप्शन था इसको ऐसे गुड़का गुड़का के लेके आऊं। तो बताओ कैसे लाना चाहिए मुझे? इजी क्या रहेगा, घसीट के या गुड़का के? तो क्या ये बात सबको समझ आ रही है कि अगर मैं इसको गुड़का के लाता हूं तो मुझे इजी होगा?
क्यों इजी हुआ? तो जानते हो इसका कारण क्या था? इसका कारण था कि रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है एज कंपेयर टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और ऐसा क्यों होता है, जरा समझे इस चीज को। देखिए क्यों होता है ऐसा। तो देखो, क्या ये बात समझ, ये सबको पता है ना कि इसको घसीटने से ज्यादा अच्छा क्या रहेगा, गुड़ का के लेके आऊं। पढ़ना तो इसको पड़ेगा ही, कोचिंग तो आना ही पड़ेगा चाहे जो हो जाए। क्या? अच्छा, ऑटो से आ जाओगे। चलो देखते हैं। तो बच्चों देखो, जब आप क्या होता है, एक बॉडी को दूसरे बॉडी के ऊपर स्लाइड कर रहे हो, कितने सारे मॉलिक्यूल्स टच में होंगे ना। लेकिन अगर इसी को मैं रोल करवा रहा होता, तो देखो सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच होते हैं मॉलिक्यूल्स। तो देखो फिर कब कहां पर एटम्स कम टच हो रहे हैं, यहां पर कि यहां पर? इस केस में कम टच में हो रहे हैं। और अगर कम टच में हो रहे तो फ्रिक्शन कम कहां लगेगा? सिंपल सी बात है। तो क्या रोलिंग फ्रिक्शन कम होगा या स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम होगा? रोलिंग फ्रिक्शन, यहां पर ज्यादा एटम्स टच कर रहे हैं ना, तो इसीलिए रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है बच्चों। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, कम। और स्लाइडिंग फ्रिक्शन, अब आपकी बुक में जितना है उतना तो मैंने सिखा दिया, अब आपको थोड़ा सा ज्यादा सिखाऊं। अच्छा, बाइक्स के बारे में कितने बच्चों को इंटरेस्ट है? बाइक्स, कार, इंटरेस्ट नहीं है, नहीं पढ़ते इसके बारे में कभी? अच्छा, तो बाइक और कार में आप लोगों ने सुना होगा एक ब्रेक आता है, एबीएस। एबीएस सिस्टम कभी सुना हो? नहीं सुना? चलो छोड़ो, फिर नहीं बताऊंगा। क्या? एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, एबीएस। आपने ये अगर एडवर्टाइज वगैरह में भी देखा होगा ना, तो एबीएस टेक्नोलॉजी बहुत लिखा हुआ आता होगा। बट आप कुछ पूछ रहे हो वंशिका? नो सर। अच्छा आरव, क्या अर्णव, सॉरी, अर्णव। तो बेटा ये बताओ मुझे, आपने सुना है एबीएस के बारे में? क्या होता है, कुछ जानते हो? नहीं जानते? सिखाऊं क्या होता है? सीखना है सबको? चलो बताते हैं। यस सर। चलो ठीक है, इतनी बात समझ आ गई, रोलिंग फ्रिक्शन कम होगा या काइनेटिक फ्रिक्शन। क्यों कम है ये भी पता है? बता सकता है मुझे कोई क्यों कम है? हम्म, ठीक है, गुड, क्लियर। चलें आगे। चल, तो आप लोगों को अब एबीएस भी सिखा देता हूँ मैं, क्या होता है। फिर से चलते हैं वो पहले वाले सी डायग्राम पे, ये सारा हटा दूं अब। बच्चों ये एक ब्रिज है, ठीक है, एक ब्रिज है ऐसा। और इस ब्रिज पे मैं साइकिल लेके जा रहा हूँ, ठीक है, मैं साइकिल लेके ऐसे जा रहा हूँ। तो बच्चों ये बताओ कि मुझे यहाँ से यहाँ तक तो चढ़ाने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ना, सबको पता है। लेकिन जब मैं यहाँ से चलूंगा, तब भी क्या मुझे पैडल मारने पड़ेंगे साइकिल के? क्यों? नीचे की तरफ आ रहा है तो मतलब जितनी ज्यादा एनर्जी हमने इसको चढ़ने में दी ना, उतनी एनर्जी यहाँ पर हमारी बच जाएगी। यही होता है। तो बेटा देखो एक बात बताओ, जब हमारा सरफेस था उसके एटम्स थे कुछ ऐसे, अब यहां पर ये दूसरा सरफेस था। अब बच्चों जब इसको यहां से लेकर जाएंगे, तो पहले तो मुझे चढ़ाने के लिए इसको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ना, और उसके बाद क्या होगा,
जब ये नीचे जाएगा तो एक खुद ही एनर्जी काम में ले लेगा ऊपर चढ़ने वाली। तो देखो जब मुझे पहली बार स्टार्ट करना पड़ता है ना, तब बहुत फोर्स लगाना पड़ता है, लेकिन जब एक बार वो स्टार्ट हो गया फिर हम कम फोर्स से भी काम चला सकते हैं, है ना। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि जैसे ही नीचे गिरेगा वापस तो कुछ एनर्जी इसके पास भी तो आ जाएगी, ठीक है ना। तो हमें एक बार स्टार्ट करने के लिए तो बहुत फोर्स लगाना पड़ता है, लेकिन एक बार स्टार्ट हो गया ना तो फिर थोड़ा सा कम फोर्स में भी काम चल जाता है। तो बेटा देखो, रेस्ट वाली कंडीशन को फिजिक्स में बोलते हैं बच्चों स्टैटिक। तो ये रुका हुआ था ना, तो उसका नाम रखा गया स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। लेकिन जैसे ये चलने लग गया तो चलने वाली चीज को अपन क्या बोलते हैं, मूविंग बॉडी को काइनेटिक, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो बच्चों बताओ स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा होगा या काइनेटिक फ्रिक्शन? रेस्ट में फ्रिक्शन ज्यादा लग रहा था ना, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा था, तो स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा होगा या काइनेटिक फ्रिक्शन? ये बात सबको समझ आई या मेरा मन रखने के लिए हाँ बोल रहे हो? नहीं आई? पक्का? गुड़िया पक्का? अरे वाह, चले आगे, चलो। तो बेटा देखो आगे। अब बच्चों मान लो कि एक कार है, ये रही, घटिया सी कार है। क्या नान लग रही है? बहन, मैं देखा तुम्हें भी नान कैसे, नान कैसे याद आ रहा है तुम्हें, तंदूरी नान है। चलो, तो बेटा ये आगे जा रही थी, अचानक से इसके आगे ऐसे ध्रुव खड़ा मिल गया इसको, तो इसने सोचा ये नान समझ के खड़ा था आगे, इसको तो ब्रेक मारना पड़ेगा ना, ये तो नान समझ रहा था इसे, पर इसको तो ब्रेक मारना पड़ेगा ना, है ना। तो ये ब्रेक मारता है। तो अब इसके साथ दो सिचुएशंस हो सकती है। पहली सिचुएशन, इसने यहीं पे जैसे ब्रेक लगाया बेटा, तो यहाँ पर खड़ा था ध्रुव नान समझ के, ये ध्रुव खड़ा है कि आ गई नान आ गई, है ना। तो ध्रुव आगे खड़ा था, इसने तुरंत यहाँ पर ब्रेक लगा दिया। ब्रेक लगाया तो इसके साथ दो चीजें हो सकती थी, एक तो इसके ब्रेक बिल्कुल स्लिप होने लग गए, ठीक है। दूसरी बार इसके ब्रेक स्लिप नहीं हुए, लेकिन ब्रेक लग चुके थे, ब्रेक लग रहे थे। तो बेटा कौन से केस में ये ध्रुव को ठोक देगा? स्लिप वाले में या फिर मूविंग वाले में? बताओ जल्दी बताओ। जिसमें ब्रेक बिल्कुल ऐसे काम कर रहे थे, रुक गए थे, टायर घसीटने लग गए थे, है ना, तो उस वाले में ध्रुव को ठोक देगा। सब मानते हो इस बात को? हाँ, चलो। तो बेटा यहाँ पर यही होगा, एक्चुअली में जैसे ही वो स्लिप होने लग गया ना, तो उस पर कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। जैसे वो स्लिप होने लग गया और काइनेटिक फ्रिक्शन लगने लग गया, मतलब कम हो गया फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कम हो गया तो ज्यादा दूर तक जाएगी और ध्रुव को नान खटाई का स्वाद आ जाएगा, है ना। लेकिन अगर ब्रेक नॉर्मली काम कर रहे हैं, नॉर्मली काम कर रहे हैं और स्लाइड मतलब स्लिप नहीं हो रहा है टायर्स, अगर टायर स्लिप नहीं हो रहे तो बेटा ये जल्दी ही रुक जाएगा और ध्रुव सोचेगा कि नान मेरे पास आते आते रह गई, ठीक है। ठीक है, ठीक है बच्चों, क्लियर। तो बेटा इसका मतलब हम चाहते हैं कि हमारे गाड़ी के टायर स्लिप ना हो, अगर स्लिप हो गए तो एक्सीडेंट हो सकता है। और ऐसा क्यों हो सकता है? क्योंकि स्लिप के केस में फ्रिक्शन कम हो जाता है। क्या ये बात सबको समझ आ रही है? पक्का? तो इसी चीज से बचने के लिए हम लोगों ने एक ब्रेक बनाया, उस ब्रेक को बोला जाता है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, दैट इज एबीएस सिस्टम। इतनी बात समझ में आ गई? अभी सिर्फ इतना ही बताता हूँ, अब आप लोग चैप्टर बुक से पढ़ सकते हो। हम्म, ना ना, ये तो मैंने एक्स्ट्रा बताया आपको, ऐसे ही याद रहेगी ना ध्रुव की नान की स्टोरी। लिमिटिंग फ्रिक्शन देखो क्या होता है। एक कंडीशन तो थी ना बेटा इसको स्टार्ट करने की, तब तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ा, तो इस कंडीशन में ज्यादा फ्रिक्शन लग रहा है, दैट इज नोन एज, हो गया। स्टार्ट कर रहे थे ना इसको स्लाइड करवाने के लिए, हाँ, स्टार्ट स्टार्ट करने के लिए जितना फोर्स लगाया उसे कहते हैं लिमिटिंग।
एक लिमिट में तो फोर्स लगाना पड़ेगा ना हमें, इसलिए। बाकी इसको ऐसे और समझना है तो और समझा देता हूँ अच्छे से। पहले एक दूसरी कहानी समझ के शुरू करते हैं। फिर से लाते हैं ध्रुव को। ध्रुव आएगा, कोई और आएगा इस बार? चलो, क्या नाम है आपका? आरव। चलो चलो ठीक है बच्चों, इधर शुरू करते हैं। क्या हुआ, आरव और ध्रुव ने अभी मेरी बात सुन के लड़ाई शुरू कर दी, ठीक है। और बेटा लड़ाई का निष्कर्ष ये निकला, दोनों बोले कि हम दोनों पंजा लड़ाएंगे। जानते हो पंजा लड़ाना? तो बेटा पंजा लड़ाएंगे, या फिर पंजा नहीं लड़ाएंगे, ऐसे खींचेंगे एक दूसरे को, ठीक है। एक दूसरे को ऐसा हाथ पकड़ के खींचने वाले हैं। तो बेटा ये रहा आरव, और यहां पर है ध्रुव। और ये दोनों एक दूसरे को, आरव इधर खींच रहा है, ध्रुव इधर खींच रहा है। अब बच्चों ये मानो अगर 1 मिनट के लिए इन दोनों की पोजीशन यहाँ की तरफ शिफ्ट हो रही है, मतलब कौन ज्यादा फोर्स लगा रहा होगा। और अगर इधर की तरफ शिफ्ट हो जाए तो ध्रुव, ये बात सबको समझ आ रही है कि अगर इधर की तरफ मूव कर रहे हैं तो आरव ज्यादा फोर्स लगा रहा है, इधर की तरफ मूव कर रहे हैं ध्रुव ज्यादा फोर्स लगा रहा है। बच्चों फ्रिक्शन के साथ भी यही सीन होता है। क्या होता है फ्रिक्शन के साथ, कि जैसे मान लो कोई एक बॉडी है बच्चों, ये रखी हुई सड़क पे, ठीक। और बच्चों इसको स्लाइड करवाने के लिए मुझे कम से कम 10 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है, कम से कम। और मैंने यहाँ पर भेज दिया ध्रुव को, ध्रुव वही नान खा के गया है फोर्स लगाने। तो फोर्स लगाने गया, ध्रुव ने बहुत फोर्स लगाया, इससे बस 2 न्यूटन का फोर्स लग पाया। अच्छा चलो, आरव था तो आरव से 2 न्यूटन का फोर्स लग गया, फिर गया ध्रुव। तो क्या बताओ बच्चों, 2 न्यूटन का फोर्स लगाने से क्या ये मूव करने वाला है? नहीं करेगा, नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। इसको कम से कम 10 न्यूटन का फोर्स चाहिए, क्योंकि देखो पहले आपको इसको ऊपर चढ़ाना है ना, ऊपर चढ़ा के देन वो मूव करने लग जाएगा, तो उसके लिए तो 10 न्यूटन चाहिए। तो कैसे मूव करेगा, क्या कर रहे हो ध्रुव, क्या कर रहे हो? अभी रुको, इसका इलाज कर। इसके बाद आया ध्रुव। ध्रुव ने बोला रेड वाला आरव था, तो ये रहा ध्रुव, और इसने लगाया 1 न्यूटन का फोर्स। अब ठीक है, ठीक है। तो बेटा इससे भी क्या मूव करने वाला है ये, तो मिनिमम कितना फोर्स रिक्वायर्ड है इसको मूव कराने के लिए? तो द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी, या द मिनिमम फोर्स ऑफ, मतलब इसको ऐसे मान लो कि द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाइड बाय द बॉडी इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या ये बात अब समझ आई? अगर इसको 10 न्यूटन नहीं मिला तो नहीं, तो नहीं लेगा। इसको 9 न्यूटन फोर्स मिल जाएगा ना, तो भी नहीं लेगा। इसको पूरे 10 न्यूटन फोर्स चाहिए, इसको 9.9 न्यूटन दूंगा तो भी नहीं चलेगा ये, ठीक है। और 10 न्यूटन जैसे मिल जाएगा बोलेगा चले। ठीक है, ठीक है बच्चों, क्लियर। अब बच्चों आप लोगों के लिए एक छोटा सा वर्क है। सबसे पहले बुक से चैप्टर रीड करना है, फिर कल इसकी थ्योरी लिख के आनी है बिना नान खाए। ठीक है बच्चों।